नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर चैनल। सो फ्रेंड्स, लेट अस टू नो अबाउट सिविल सर्विस। क्यों सिविल सर्विस ही? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जो भारत का एक संवैधानिक निकाय है, भारत प्रशासनिक सेवा आईएएस, पुलिस बल आईपीएस और अन्य जैसे विदेशी सेवाएं आईएफएस, राजस्व सेवा आईआरएस और रेलवे का लिए आईआरटीएस और भारतीय कंपनी कानून आईसीएलएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं के हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस का आयोजित कराया जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों लोग भाग यजमानी के लिए इस परीक्षा में बैठते हैं तथा उनमें से चंद अभ्यर्थी, यानी अगर 1 लाख लोग फार्म भरते तो मुश्किल से 200, 100 या 200, 150 ऐसे समथिंग सिलेक्ट होते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को ही राष्ट्र के वास्तुकार की संज्ञा से विभूषित कर इन प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सिविल सेवा मुख्यतः 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार, जिनका सामान्य परिचय इस प्रकार है। प्रारंभिक परीक्षा क्या है? सिविल सेवा में प्रारंभिक चरण प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है। इसकी प्रकृति पूरी तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होती है, यानी बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 संभावित विकल्प ABCD में ही सही विकल्प का चयन करना होता है। ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, उसी में से एक टिक करना वाला रहेगा। ठीक है, प्रश्न से संबंधित अपने चयनित विकल्प को आयोग द्वारा दी गई OMR सेट के सम्मुख दिए गए संबंधित गोले में उचित स्थान पर काले बाल वर्ण से भरना होता है। ये तो नॉर्मल चीज है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक की होती है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी फर्स्ट, इसमें 100 प्रश्न होते हैं और जो 200 नंबर के होते हैं। जबकि दूसरा जो पेपर होता है सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा होती है, यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसेट बोलते हैं। इसमें 80 प्रश्न होते हैं, इसका अंक 200 होता है और यह क्वालिफाइंग पेपर के लिए उपयोग होता है, यानी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सीसेट प्रश्न पत्र में 33 अंक प्राप्त करने आवश्यक है। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्र में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट दिए जाते हैं, यानी 1/3। प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है। अब जानते हैं मुख्य परीक्षा के विषय में। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का दूसरा चरण मुख्य परीक्षा कहलाता है। प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सभी उम्मीदवारों से कुछ गंभीर एवं योग्य उम्मीदवारों को चुन लिया जाए तथा वास्तविक परीक्षा उन सभी चुने हुए उम्मीदवारों के बीच में आयोजित करें। यानी पहले प्रीलिम ईयर में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मेंस एग्जाम के लिए उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जाता है। मुख्य परीक्षा टोटल 1750 अंक की होती है, जिसमें 1000 अंक सामान्य अध्ययन के लिए, 250 अंकों के लिए 4 प्रश्न पत्र होते हैं, 500 अंक एक बहुविकल्पी यानी वैकल्पिक विषय के लिए वैकल्पिक विषय के लिए 250 अंकों के लिए 2 प्रश्न पत्र होते हैं तथा 250 अंक जो होते हैं वो निबंध के लिए निर्धारित हैं। मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग प्रगति के लिए दोनों प्रश्नों पत्र यानी अंग्रेजी और हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा हो आपका सेलेक्टिव होनी चाहिए लैंग्वेज, उसके लिए 300 अंक निर्धारित है, जिनमें न्यूनतम अर्हता 25% की होती है, यानी आपको 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन प्रश्न पत्र के अंक योग्यता निर्धारण पर जोड़े नहीं जाते। ठीक है, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में साथ साथ होते हैं। हालांकि उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में उत्तर देने की छूट प्राप्त होती है। केवल साहित्य के विषय में यह छूट है कि उम्मीदवार उसी भाषा की लिपि में उत्तर लिखें, चाहे उसका माध्यम भाषा न हो।
गौरतलब है कि जहां पर प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होती है, वहीं मुख्य परीक्षा अलग अलग शब्द सीमा वाले एवं डिस्क्रिप्शन एवं सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में विभिन्न विकल्पों में सही उत्तर चुनना होता है, बल्कि अपने शब्दों में लिखना होता है। यानी जो मेन पेपर होता है वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है और उसमें जो है आपको लिखना पड़ता है। मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिए अच्छी लेखन एवं शैली महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका जो कंटेंट है ना ये बहुत अच्छा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए और कम से कम आंकड़ों में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कह सके हैं। अच्छा, तीसरा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। सिविल सेवा का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण होता है इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सामान्यतः फरवरी, मार्च, अप्रैल माह में आयोजित समक्ष साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत होने, यानी एक अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं कि महीने के इस दिन में होता है लगभग। इसमें ना तो प्रारंभिक परीक्षा की तरह सही उत्तर के लिए विकल्प दिए जाते हैं, ना ही मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की सुविधा से प्रश्नों की सुविधा प्राप्त होती है। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है और हर उत्तर आपसे प्रति प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। हर गलत या हल्का उत्तर निगेटिव मार्किंग जैसा नुकसान कर सकता है। इससे भी मुश्किल बात यह है कि परीक्षा के 2 चरणों के विपरीत इसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं है। दुनिया में जो भी प्रश्न सोचा जा सकता है वह इसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यानी वो लोग आपसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। दरअसल यह परीक्षा अपनी प्रकृति में ही ऐसी है कि उम्मीदवार का बेचैन होना स्वाभाविक है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू के लिए 275 अंक निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा के अंकों यानी 1750 की तुलना में इस चरण के लिए निर्धारित अंक कम अवश्य हैं, लेकिन अंतिम चयन एवं पद निर्धारण में इन अंकों का विशेष योगदान होता है। इंटरव्यू के दौरान व्यक्तियों के व्यक्तिगत का परीक्षण किया जाता है, जिसमें आयोग में निर्धारित स्थान पर इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों द्वारा मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनका उत्तर अभ्यर्थी को मौखिक रूप से ही देना होता है, लिखित में कोई नहीं होता है। यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों की शिक्षा के अनुसार सामान्यतः 40 से 50 दिनों तक चलती है। यानी 40 से 50 दिन तक यह प्रोसेस चलता रहता है। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार से प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही लास्ट रूप में मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इस चरण में चयनित सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू समाप्त होने के सामान्यतः 1 सप्ताह बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है। परीक्षा ये देख लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा लगभग मई के दिनों में होती है। सामान्य प्रश्न पत्र 1 और 2 होते हैं, इसमें 400 अंक होते हैं, 200 कर गए। और मुख्य परीक्षा लगभग सितंबर में होती है। इसमें टोटल होते हैं 7 क्वेश्चन, 7 पेपर होते हैं, सॉरी, और 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी 2 आपके मनपसंद होते हैं, यानी जो भी आप चयनित करें विषय उसमें से। तो प्रत्येक पेपर 250 अंक होता है और जो आपका जो पसंदीदा विषय होता है उसमें 300 अंक होता है। तीसरा होता है साक्षात्कार इंटरव्यू, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल तक होता है। इसमें आपका व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। ये 275 नंबर हो, टोटल 1750 नंबर होती पेपर। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों से नहीं जोड़ा जाता है। यानी जो प्रीलिमिनरी जो पेपर देके आओगे वो मेन एग्जाम एवं इंटरव्यू में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू में सिर्फ मेन पेपर और आपके इंटरव्यू के मार्क्स ही जोड़े जाते हैं, उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। अनिवार्य अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा में प्राप्त किए अंकों को भी मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाता है। यानी आपके जो 2 सिलेक्टिव सब्जेक्ट रहेंगे उनको छोड़कर, जैसे 1 का आएगा हिंदी का या अन्य आपकी भाषा की, दूसरा होता है इंग्लिश का, इन दोनों के नंबर इसमें नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। उम्मीदवार का अंतिम चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाता है। प्रश्न उठता है, सिविल सर्विस ही क्यों? आखिर हम सिविल सर्विस के रूप में अपना करियर क्यों चुनना चाहते हैं? क्या देश सिर्फ देश सेवा के लिए है? वो तो अन्य रूपों में भी की जा सकती है, या फिर सिर्फ पैसों के लिए? लेकिन इनमें से अधिक वेतन तो अन्य सरकारी नौकरियों एवं व्यवसायों में मिल सकता है। फिर ऐसी क्या वजह है कि सिविल सर्विस ही हमें इतना आकर्षित करती है?
आइए जानते हैं कि हम आपको सिविल सर्विस की कुछ खूबियों से अवगत कराते हैं और इसे जो है आकर्षण का केंद्र बनाती है। यदि हम एक सिविल सर्विस बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक है हमें यह भी जाने कि सिविल सेवा बनकर हम क्या क्या कर सकते हैं। इस परीक्षा को पास करके हम किन किन पदों पर नियुक्त हो सकते हैं, हमारे पास क्या क्या अधिकार होंगे, हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए हमारी भूमिका क्या होगी और कितना परिवर्तनशील होनी चाहिए। अगर शासन व्यवस्था के स्तर पर देखें तो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण दायित्वों का संवहन या निर्वहन सिविल सेवकों के माध्यम से ही होता है। यानी जितने भी आपके जिला स्तर पे जितने भी काम होते हैं सब सिविल सर्विस ही करते हैं। वस्तुतः औपनिवेशवाद काल से, यानी जब अंग्रेजों का शासन था, सिविल सेवा को इस्पाती ढांचे के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 वर्ष पूरे को होने हैं, तथापि इसकी महत्ता जो कि तो बनी हुई है। यानी इसकी क्रिएटिविटी में और इसका जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होता है इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है ना। बहुत ही रिस्पेक्टफुल सर्विस है, लेकिन इसमें कुछ संरचनात्मक बदलाव अवश्य किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहले जहां यह नियंत्रक की भूमिका में थी, अब यहां इसकी भूमिका कल्याणकारी राज्य के अधिकारी के रूप में यानी प्रोकुलर के रूप में हो गई है, जिसके मूल में व्यक्ति और देश और व्यक्ति का विकास निहित है। आज सिविल सेवकों के पास कार्य करने की व्यापक शक्तियां हैं, जिसके कारण कई बार उनकी आलोचना भी की जा सकती है। लेकिन यदि इस शक्ति का सही से इस्तेमाल किया जाए तो देश की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। यही वजह है कि बड़े बदलाव या अच्छा कर गुजरने की चाह रखने वाले युवा इस नौकरी को आकर्षित होते हैं और इस बड़ी भूमिका को खुद को शामिल करने के लिए सिविल सेवा के रूप में सम्मिलित होते हैं। यह एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें सफल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन, उच्च पदों पर आसीन होने तथा नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिलता है। इसमें केवल आकर्षित वेतन, पद की सुरक्षा, कार्यक्षेत्र विविध तमाम अन्य प्रकार की सुविधाएं ही नहीं मिलती, बल्कि देश के प्रशासन में शीर्ष पर पहुंचने के अवसर, साथ साथ उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। हम आए दिन ऐसे IAS IPS अधिकारी के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने अपने जिले या अन्य किसी क्षेत्र में कमाल का काम किया हो। इस कमाल के पीछे उनकी व्यक्तिगत मेहनत तो होती ही है, साथ में इसमें बड़ा योगदान इस सेवा की प्रकृति का है जो उन्हें ढेर सारे विकल्प उपलब्ध कराता है। नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करने के लिए सिविल सेवा सर्विसों नीतिगत सुधारों को मूर्त रूप से प्रदान कर पाते हैं। ऐसे अनेक सिविल सेवक हैं जिनके कार्य हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जैसे एक IAS अधिकारी RS शंकरण जीवन भर बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ते रहे तथा उन्हीं के प्रयासों से बंधुआश्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976 जैसा कानून बना। इसी तरह BD शर्मा जैसे IAS ऑफिसर ने संवेदनशीलता से नक्सलवादियों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया तथा आदिवासी इलाकों में सफलतापूर्वक इन्हें कई गतिशील योजनाओं का संचालन करने के लिए खासकर लोकप्रिय हुए। इसी प्रकार अनिल बोडिया जैसे IAS ऑफिसर ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास का काम किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे हम इस सेवा के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने को अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण यह सेवा अभ्यर्थियों को काफी आकर्षित करती है। स्थायित्व एवं सम्मान तथा कार्य करने के व्यापक अनुकूल तथा मनोचित दशाओं को इत्यादि का बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिए ये सेवाएं अभ्यर्थियों को समाज एवं सदैव प्राथमिकता का प्रतिष्ठा की वस्तु रही है। कुल मिलाकर सिविल सर्विस में जाने के बाद हमारे पास आगे बढ़ने और देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। हमसे सबसे बढ़कर हम एक कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रबंधन जैसे विकास के क्षेत्रों में योगदान कर सकते हैं जो किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में शायद ही संभव है। सिविल सेवकों के पास ऐसी एक अनेक संस्थागत शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग करके वे किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन ला सकते हैं। यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग भी इस सेवा के प्रति आकर्षित होते हैं। सिविल सेवा के अंतर्गत प्रत्येक शामिल सेवा की प्रगति चुनौतियां भिन्न भिन्न है। इसके आगे हम प्रमुख सिविल सेवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि उनके कार्य करने का स्कोप क्या है, उनकी प्रोन्नति क्या है, हम किस किस पद तक पहुंच सकते हैं तथा आदि अपने कैरियर को प्रति दृष्टि और स्पष्ट हो सके।
भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। ज्ञात है कि अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस सर्वाधिक लोकप्रिय सेवा है। यही वजह सिविल सेवा में परीक्षा शामिल होने वाले अधिकांश अभ्यर्थी को पहली पसंद भारतीय प्रशासनिक सेवा ही होती है। इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? हर साल जो है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन किया जाता है और सिविल सेवा के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों एवं मुख्य परीक्षा के फॉर्म के द्वारा निर्धारित सेवाओं की वरीयता के क्रम में उन्हें इस सेवा के लिए चयनित किया जाता है। आईएएस की सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए देश के लाखों युवाओं के बीच जबरदस्त आकर्षण है और इस साल देश के लाखों सिविल सेवाओं में शामिल होते हैं, लेकिन इनमें कुछ 100 या 1000 ही युवा है इसमें सफल हो पाते हैं। हर साल इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में से लगभग 100 को ही भारतीय सेवा प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर मिलता है। जाहिर है कि यह एक अत्यधिक क्रेज है जो वही इसमें सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत भी करनी पड़ती है। आईएएस बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए ऊंची रैंक प्राप्त करना भी आवश्यक है। दरअसल इस सेवा में कार्य करने और आगे बढ़ने के लिए इतने अवसर होते हैं कि हर कोई इसके प्रति आकर्षित होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईआईएम से पढ़े हुए उम्मीदवार भी आईएएस बनने का सपना संजोए रहते हैं और परीक्षा में किस्मत आजमाते और सफल भी होते हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है? सिविल सेवा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। प्रशिक्षण। भारतीय प्रशासनिक सेवा ने आईएएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण ब्रिटिश काल से अब तक आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहा है। वर्तमान में इस अधिकारियों का प्रशिक्षण निम्न स्थानों पर होता है। आधारभूत प्रशिक्षण होता है 16 सप्ताह का, यह मंसूरी उत्तराखंड में होता है। दूसरा है व्यावसायिक परीक्षण चरण फर्स्ट, यह 26 हफ्तों का होता है, यह मंसूरी में होता है। तीसरा है राज्य स्तर पर प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 12 सप्ताह का होता है। संस्थागत परीक्षण चरण फर्स्ट 3 सप्ताह का होता है। विभिन्न कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 45 सप्ताह का होता है तथा संस्थागत प्रशिक्षण चरण सेकंड 4 सप्ताह का होता है और व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण थर्ड 9 सप्ताह का होता है। आधारभूत प्रशिक्षण। सिविल सेवा में आपको उम्मीदवारों को जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं एवं पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा केंद्रीय सेवा आवर्ग में भावी अधिकारी शामिल हैं को एक साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मंसूरी में उत्तराखंड में 16 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ इन सेवाओं के लिए प्रशिक्षु अधिकारी के साथ साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं तथा इन प्रशिक्षु अधिकारी में आपसी सामंजस्य साथ तथा एकताओं का भाव पैदा होता है। प्रशिक्षण कई चरणों में संपादित होता है जो कठिन प्रकृत होने के साथ साथ रुचिकर भी होता है। आधारभूत प्रशिक्षण जो फंडामेंटल कोर्स होता है, इसमें प्रशिक्षु को भारतीय का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास एवं भारत का संविधान एवं प्रशासन, भारतीय सिद्धांत, लोक प्रशासन विधि, आधारभूत शास्त्र, जनसंख्या अध्ययन एवं हिंदी भाषा का अध्ययन करवाया जाता है। यह प्रशिक्षण मूलतः ज्ञान आधारित होता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों के अपेक्षित कौशल तथा ज्ञान एवं अभिवृत्ति का विकास करना तथा भारतीय परिवेश मूल्यों को जानने के लिए अन्य सेवाओं के साथ समन्वय का भाव दिखाना होता है, तो ये आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रशिक्षित हो सके। आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात आईएएस संवर्ग के प्रशिक्षु अधिकारी अकादमी में ही रहते हैं, जबकि अन्य सेवाओं के प्रशिक्षु अपने अपने प्रशिक्षणों में चले जाते हैं। यानी आईएएस वाले वहीं रहते हैं और बाकी सब अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। यह है व्यावसायिक प्रशिक्षण 26 सप्ताह का होता है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण जो होता है 52 सप्ताह का होता है और व्यावसायिक प्रशिक्षण सेकंड 6 सप्ताह का होता है। इसकी नियुक्ति कैसे कैसे होती है? अंडर सेक्रेटरी के रूप में उन्हें 18 माह काम करना पड़ता है, जिन्हें सचिवालय भेजा जाता है। इसके पास ही उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। ठीक है। पदोन्नति भारत सरकार के अधीन पदोन्नति होती है धीरे धीरे। पहले 5 साल के लिए आपको रखेंगे, फिर उसके बाद आपको अलग अलग जिलों में भेजने लगे थे।
सेवाकालीन प्रशिक्षण, आईएएस सेवाओं को सेवा में रहते हुए 6 से 9 वर्ष, 10 से 16 वर्ष, 17 से 20 वर्ष की अवधि बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह प्रशिक्षण प्रायः अल्पावधि का होता है, नहीं कम समय के लिए होता है। ठीक है। कार्य क्या क्या होते हैं? आईएएस अधिकारी विभिन्न, यानी आपको पुलिस विभाग छोड़ दो और रेलवे विभाग छोड़ दो और जितना भी है बाकी सारा डिपार्टमेंट आईएएस ही देखता है। ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा, ये जानते हैं आईपीएस के बारे में। आईपीएस यानी पुलिस का जो हेड होता है। भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारियों का चयन प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है और इसमें से चयनित अभ्यर्थियों के लिए कुल प्राप्त अंकों तथा उनके द्वारा दी गई सेवा वरीयता सूची के आधार पर ही आवंटित किया जाता है। क्योंकि इस सेवा में अनेक चुनौतियों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी होते हैं, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग इस सेवा में चुने हुए अभ्यर्थियों का चुनाव करता है जिसमें अधिकतम अनुकूल हो। ठीक है। इसकी शैक्षिक योग्यता सेम वही है जैसे आईएएस की थी। हाँ, शारीरिक योग्यता इसमें थोड़ा कुछ अलग है। आईपीएस में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को लंबाई कम से कम 165 तथा महिला के 150 होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लिए वो तो छूट होती है, 160 और 145 होती है। चेस्ट पुरुष को 84 और महिला को 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई साइट 6/6, 6/9 होना चाहिए, जबकि कमजोर आंखों के लिए 6/2, 6/9 होना चाहिए। इसका भी प्रशिक्षण आपको बताया कि पहला प्रशिक्षण आईएएस के साथ में ही होता है, उसके बाद जो दूसरा प्रशिक्षण होता है वो पुलिस अकादमी हैदराबाद में हो जाता है। इसकी नियुक्ति भी सेम आईएएस जैसा ही है। सेवाकालीन प्रशिक्षण भी इनका होता रहता है। इनके कार्य भी सहायक पुलिस अधीक्षक, एएसपी, फिर एसपी, एसएसपी और डीआईजी, आईजी, डीजीपी तक रैंक किए जाते हैं। ठीक है। अब जानते हैं भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। यह पेशेवर राजनीतिक का इकाई है, यह भारत सरकार की केंद्रीय सेवाओं का हिस्सा है। भारत के विदेश सचिव भारत में विदेश सेवा के लिए प्रशासनिक प्रमुख पद पर होते हैं। यह सेवा अब संभ्रांत परिवारों, राजा रजवाड़ों तथा सैनिक अफसरों आदि तक ही सीमित न रहकर सभी के लिए खुल गई है। सामान्य नागरिक भी अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर इस सेवा का हिस्सा बन सकता है। इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? भारतीय विदेश सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष ये भी सेम होता है और हाल के वर्षों में 20 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, जो सेवा की वर्तमान कैडर लगभग 600 अधिकारियों की है, जिनमें लगभग 162 अधिकारी विदेशों में भारतीय मिशन एवं देश में विदेशी मामलों के मंत्रालय के विभिन्न पदों पर आसीन हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? इनका भी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, लेकिन इनका जो प्रशिक्षण होता है पहला 4 माह तो मंसूरी में होता है, दूसरा प्रशिक्षण जिला कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल नई दिल्ली में होता है, तीसरा होता है विदेश मंत्रालय के अंतर्गत, चौथा होता है दूतावास में। बाकी इनका भी सेम सिस्टम होता है और इन्हें विदेश में नियुक्त किया जाता है। नए सदस्यों को कुछ दिन के लिए सेना की यूनिट में तथा भारत दर्शन के लिए भी भेजा जाता है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सीएफएल सीखने का जिम्मा दिया जाता है, यानी इन्हें कम से कम इंग्लिश के अलावा कोई भी एक विदेशी भाषा आनी चाहिए। इनकी पदोन्नति और नियुक्ति कैसे होते हैं? आईएफएस ऑफिसरों को नियुक्ता सामान्यतः दूतावास, वाणिज्य दूतावास, विदेश मंत्रालय में की जाती है। ये विदेशों में अपनी सेवा तृतीय सचिव के तौर पर आरंभ कर सकते हैं। सेवा में स्थायी होते हैं तथा द्वितीय सेवा सचिव के पद पर प्रोन्नत किए जाते हैं। आईएफएस अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ पद स्थापना राजदूत या विदेश सचिव के रूप में होती है, यानी राजदूत होता है, यानी एम्बेसडर होता है या हाई कमिश्नर होता है। इनका पद का इस्तेमाल दूतावास में तृतीय सचिव यानी प्रवेश स्तर पर, द्वितीय में सेवा में पुष्टि पर पदोन्नति, प्रथम सचिव सलाहकार और मिशन के उपाध्यक्ष यानी उच्च उच्चायुक्त और भारतीय राजदूत के हिसाब से किया जाता है। वाणिज्य दूतावास यानी उप वाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास, महावाणिज्य दूतावास, काउंसिल जनरल, और विदेश में कहते हैं अपर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य फॉरेन डेवलपमेंट जैसा होता है और प्रोफेशनल
राजनीतिक तौर पे IAS अधिकारी से आशा की जाती है कि वह विभिन्न मुद्दों पर देश और विदेशों में भारत के हितों का ध्यान रखेगा और इसे आगे बढ़ाएगा। इनमें द्विपक्षीय राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग, व्यापार एवं निवेश संवर्धन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रेस और मीडिया संपर्क सभी बहुपक्षीय मुद्दे शामिल हैं। IFS अधिकारी मुख्यतः देश के बाह्य मामलों जैसे कूटनीति, व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों एवं प्रवास संबंधित मामले के संबंधित कार्य को संपादन करते हैं। ये भारत के विदेश नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में संलग्न होते हैं। ये अपने दूतावासों एवं उच्चायोगों और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठन में स्थायी मिशनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, परीक्षा भवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2 घंटे का पेपर होता है प्रारंभिक, ठीक है, उस हिसाब से आप देख लीजिए, एक नॉर्मल व्यवस्था है। रणनीति ये है परीक्षा देने में, यानी आपको जो इजी क्वेश्चन है वो पहले कर लो, जो हार्ड क्वेश्चन है उसके विषय में सोचो और उसके बाद करो। गलत आंसर बिल्कुल मत करें। समय प्रबंधन, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि 120 मिनट है आपके पास और 120 में आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 72 सेकंड का ही समय मिलता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 33% कट जाते हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखें। ये मेरिट लिस्ट है 2011 की, देखो 2012, 13, 14, 15। सीसेट पेपर जो पेपर 2 होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। परीक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें? आंसर सीट मिलती है, उसमें निर्देशों को पढ़ ले, अपना अनुक्रमांक वगैरह, ये सब नॉर्मल चीजें हैं और आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए, परीक्षा के दिन क्या करें? कम से कम 5 से 7 घंटे की अच्छी नींद ले, उसके बाद पेपर देने जाएं, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत ले। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम ये विराम देते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, IFS, Indian Foreign Services, and all other services in UPSC, Union Public Service Commission. So friends, thank you very much. If you have not subscribed our channel, please subscribe it, like, comment and share. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।